हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल, आई थिंक ये सेकंड वाला है, पावर अगेंस्ट नॉलेज इसका टाइटल है। मार्च 6 आज 2023। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सरकार की नीति पे, करंट गवर्नमेंट की उस पॉलिसी पे जिसमें सभी नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को सरकार टारगेट कर रही है। नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं, देश में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्यों सरकार के निशाने पे हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक क्विज आपके सामने रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आर्टिकल को ट्रांसलेट करते मत रह जाना, कोशिश करना इन क्वेश्चंस को भी आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। ऊपर मिलेंगे ग्रामर के, कॉम्प्रिहेंशन के, नीचे मिलेंगे ग्रामर और वोकैब के। सॉल्यूशन सभी के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे जी पार अगेंस्ट नॉलेज। देखिए, नॉलेज आप समझते हैं ज्ञान है ना, बुद्धिमानी। इसको विजडम भी बोल सकते हैं। नॉलेज की रिफाइंड फॉर्म है बुद्धिमानी यानी विजडम। और पावर का मतलब होता है अथॉरिटी यानी कि ताकत। कह रहा जी ताकत जो है ना वो नॉलेज के खिलाफ हो गई है। ताकत नॉलेज के सामने खड़ी है, ना कि उसके साथ में खड़ी है। कंट्री में ये आजकल हो रहा है। अच्छा जी, कैसे हो रहा है? इसके टाइटल पैराग्राफ को पढ़ो, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। कह रहा है जी द नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर शुड नॉट बी ड्रैग्ड इनटू लीगल क्वागमायर। कह रहे जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, कौन सा सेक्टर होता है भाई? ये एनजीओज वाला सेक्टर, जो कि ना सरकारी है ना प्राइवेट है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, किसी के भले के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है। कह रहे जी ये जो वेलफेयर वाला सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर, इसको ड्रैग नहीं किया जाना चाहिए, इसको घसीटा नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट बी ड्रैग्ड। और किस में? लीगल क्वागमायर में। लीगल मतलब कानूनी, क्वागमायर मतलब दलदल यानी कि पचड़ा। तो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर को आपको स्पेयर करना है, बचा के रखना है। कानूनी पचड़ों में इसको नहीं डालना है। देश की तरक्की के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए खाली यही एक सेक्टर है जो बिना प्रॉफिट काम करने की कोशिश करता है। सेक्टर आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट बी ड्रैग्ड इसकी वर्ब है। ड्रैग करना यानी घसीटना, किसी को पुल करना, किसी को हॉल या टग करना। समझते हैं ना घसीटना क्या होता है? क्वैगमायर नाम का वर्ड अभी आपको तोड़ के बताएंगे ग्रामर वाले जो है पोर्शन में, वोकैब वाले पोर्शन में। क्वैगमायर का वैसे मतलब होता है दलदल, ट्रैप, टैंगल, पचड़ा, है ना, जिसमें आप फंस के रह जाएं। दैट इज कॉल्ड क्वैगमायर। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लासेस को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी फुल ऑन, है ना, ओवरऑल इंग्लिश की जो प्रिपरेशन हो सके। आप आरसी भी सीख सकें, कॉम्प्रिहेंशन भी सीख सकें, ग्रामर भी सीख सकें और रीडिंग भी सीख सकें। ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो ज़रूर से इनको एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इन क्लासेस को रीच मिले। साथ ही टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास पे, मॉक टेस्ट पास पे सेल शुरू हो चुकी है। 4 से 6 मार्च तक 3 दिनों तक 1 ईयर मॉक टेस्ट पास आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे 269 रुपीज़ में। इस मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग सभी एग्जाम्स का सिंगल पास मिल जाता है। लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और वो भी नए पैटर्न के हिसाब से। तो जो भी आपका एग्जाम है ना, उसका नया पैटर्न मॉक टेस्ट पास में अपडेट कर दिया गया है। अलग अलग बाय नहीं करना, एक ही पास में सब कुछ इंक्लूडेड है। डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का, उस पर क्लिक करें। 299 में दिखाएगा आपको मॉक टेस्ट पास। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगा लेना YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269 रुपीज़। अगर पास की ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, अपन ने कल छोड़ा था रेसिप्रोकेट पे, है ना, लास्ट क्लास में शनिवार को। आज शुरू करना है मायर्ड से। 3 ऊपर हैं और 3-4 वर्ड्स नीचे हैं। 7 वर्ड्स हैं अपने पास इन टोटल। थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूँ। चलिए देखिए, मायर्ड एक एडजेक्टिव है, और ये किससे बना है? ये बना है जी क्वैगमायर नाम के नाउन से। आई बात समझ में? क्वैगमायर मतलब दलदल, पचड़ा, जिसमें फंस के रह जाएं। और इसी से हमने मायर्ड नाम का एडजेक्टिव बनाया है, जिसका मतलब है फंसा हुआ या ट्रैप्ड। फंसा हुआ या ट्रैप्ड। कोई आदमी गरीबी के दलदल में हो सकता है, कोई आदमी क्राइम के दलदल में हो सकता है, कोई आदमी बेरोजगारी के या अशिक्षा के दलदल में हो सकता है ना। द वर्ल्ड इकॉनमी इज मायर्ड और ट्रैप्ड इन कोविड-19 इंड्यूस्ड रिसेशन। सारी दुनिया की इकॉनमी जो है वो दलदल में फंसी है, मायर्ड है। और किस दलदल में भाई? उस रिसेशन के, उस मंदी के जो कोविड-19 इंड्यूस्ड है, जो कोविड-19 के द्वारा भड़काई गई है, जो जिसकी शुरुआत जो है कोविड-19 की वजह से हुई है। आ गया समझ में? तो ये मायर्ड तो एडजेक्टिव फॉर्म है। आज आप नाउन फॉर्म ही देखने वाले हैं इस वर्ड की, विच इज़
क्वैगमायर, अभी आपको दिखाया था ना वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना बिट्रे। यहाँ पे मैंने चेंज करना भूल गया, इसको बिट्रे कर लेना, ठीक है, बिट्रे। बिट्रे का सिनोनिम होता है शॉर्ट चेंज, जो कि मैंने आगे लिख दिया है। बिट्रे वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग है किसी को धोखा देना, किसी के साथ डिसलॉयल होना, बिट्रे करना, है ना, पीठ में खंजर घोंपना। दूसरा इस वर्ड का जो कम नॉन मीनिंग है, जो आपको समझ में आना चाहिए, वो है किसी चीज़ को अनइंटेंशनली सबके सामने बता देना। आपके मन में कोई बात थी लेकिन आप बता नहीं रहे थे, लेकिन कैसे भी करके आपके फेस से, बॉडी लैंग्वेज से वो बात सबको पता लग गई, तो वो बात है ना आपने बिट्रे कर दी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस ने उस बात को अनइंटेंशनली सबके सामने बिट्रे यानी कि रिवील कर दिया है। तो ये दूसरा कम नॉन वाला मीनिंग है जो आर्टिकल में आज आप देखेंगे। यूज़ करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से। द कंपनी बिट्रेड नॉट ओनली इट्स क्लाइंट्स बट ऑल्सो इट्स एम्प्लॉयज़ बाय नॉट पेइंग देयर सैलरीज। कंपनी ने धोखा दिया ना केवल अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी उनकी सैलरीज़ को ना पे करके, उनकी तनख्वाहें ना दे करके, दोनों को बिट्रे किया, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला मीनिंग, हर स्माइल ऑन माई लॉस बिट्रेड हर ट्रू इंटेंशंस। उसकी जो मुस्कान थी मेरे नुकसान पे, उसने बिट्रे कर दिया, अनइंटेंशनली रिवील कर दिया उसके सच्चे इरादों को, ट्रू इंटेंशंस को। आ रही है बात समझ में? स्माइल ने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया उसके सच्चे इंटेंशंस को। स्माइल की वजह से सच्चे इंटेंशन सबके सामने आ गए, तो वो भी बिट्रे करना जैसा ही है ना, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। तो ये दूसरा वाला मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। बिट्रे का एक सिनोनिम है शॉर्ट चेंज। शॉर्ट चेंज क्या होता है? किसी को धोखा देना। ये बना है दुकानदारी से। आपने दुकान से सामान लिया, 100 रुपये का नोट दिया, सामान था 40 रुपये का, तो चेंज आपको मिलना चाहिए 60 रुपये, ऐसा ही होगा ना। लेकिन दुकानदार आपकी अगर जल्दबाजी का फ़ायदा उठा के आपको 50 रुपये वापस कर दे, शॉर्ट चेंज कर दे, चेंज कम रख दे, तो आपको क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है। वहीं से दुकानदारी से इस वर्ड को हमने उठाया है, शॉर्ट चेंज करना, किसी को बिट्रे करना। चलिए, हर वर्ड कहीं ना कुछ लॉजिक है, कुछ एटमोलॉजी है उसकी, कोई रूट पड़ा हुआ है उसमें। थोड़ा इस तरफ घुसोगे तो ये वर्ड बड़े ईजी हो जाते हैं आपके लिए याद करने। अगला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। मेरे ख्याल से देखते ही समझ में आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन ना की जा सकती हो या जो अंडरस्टैंड ना की जा सकती हो, इनएक्सप्लिकेबल कहलाती है। बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन और बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जो ना समझी जा सके ना समझाई जा सके। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीज़न चाइना इज स्टिल अंडर लॉकडाउन्स। एक ऐसे रीज़न की वजह से जिसको समझाया नहीं जा सकता या समझा नहीं जा सकता, चाइना अभी भी लॉकडाउन्स लगा करके बैठा है। इनएक्सप्लिकेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, 4 वर्ड्स हो रहे हैं। आजकल वोकैब खूब अच्छी वाली वोकैब आ रही है आर्टिकल में। अगला वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है छुपे हुए, हिडन, वेल्ड। पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द एरिया। बहुत ही पावरफुल छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं, जो अपनी छुपी हुई स्वार्थ है ना। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे आपकी सेल्फिशनेस। तो ये छुपे हुए जो इंटरेस्ट है ना, वो अपोज कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, विकास के प्रोजेक्ट्स को इस एरिया के अंदर। तो किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, कोई चाहता होगा कि इस एरिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ना हो, है ना, तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है होने नहीं दे रहे। इसको क्लोडेड या अल्टीरियर भी बोलते हैं। अल्टीरियर एक एडवांस वर्ड है, आपके छुपे हुए इरादों की बात करता है। अल्टीरियर मोटिव, है ना। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है एनविसेज। एनविसेज बना है एनविजन से। विजन मतलब आपकी नज़र, और एनविजन का मतलब होता है, या एनविसेज वर्ब का मतलब होता है विजुलाइज करना है, पिक्चराइज करना। किसी चीज़ की परिकल्पना करना अपने दिमाग में, सोच करके दिमाग के अंदर, समझ गया ना, तस्वीर बनाना उसकी, एनविसेज करना। विजन से बना ये वर्ड है ना, या एनविजन नाम के नाउन से बना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना, एनविसेज करना, अज्यूम करना, पिक्चराइज करना, विजुलाइज करना कॉन्सिक्वेंसेस को, नतीजों को, एक और पैंडमिक के, एक और महामारी के। तो भाई एक तो हम देख चुके, अब दूसरी कोई महामारी के नतीजे क्या होंगे हम एनविसेज यानी कि पिक्चराइज, विजुलाइज भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना वर्ड अच्छे से? एनविसेज करना विजन से। कॉलंड्रम बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है। एक ऐसी पजल जिसका कोई सोल्यूशन ना निकलता हो, जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कॉलंड्रम है ना। आरुषि मर्डर केस इज स्टिल अ कॉलंड्रम फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। आरुषि का मर्डर केस जो था वो आज भी एक पहेली है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। अब देखो, कॉलंड्रम को मिस्ट्री, पैराडॉक्स, रिडल या एनिग्मा चारों वर्ड से बताया जाता है। आज आप एनिग्मा या शायद पैराडॉक्स, है ना, दोनों में से एक वर्ड देखेंगे। पैराडॉक्स देखने वाले हैं।
पैराडॉक्स को सरकाज़म भी बोलते हैं, जिसमें समझ रहे हो ना, दो चीज़ें हो रही हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हो रही हैं। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है लेकिन साइकिल चलाता है, तो ये एक पैराडॉक्स है ना। तो ये अजीब सी चीज़ों के लिए पैराडॉक्स नाम की चीज़ को, पैराडॉक्स वर्ड को यूज़ करते हैं जिनका सोल्यूशन आपको ना मिल रहा हो। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, देखिए विंडिक्टिव वर्ड जो बना है ना, वो बना है विंडिकेशन से, और विंडिकेशन का मतलब होता है बदला। हर वो चीज़ विंडिक्टिव है जो बदले की भावना से भरपूर है, रिवेंजफुल है, अवेंजिंग है, रिटेलिएटरी है, हेटफुल है, स्पाइटफुल है। ये वर्ड लिखे नहीं है मैंने, हेटफुल स्पाइटफुल दोनों कहते हैं किसी चीज़ के नफरत भरे या किसी चीज़ के बदले भरे भावना को होने के। टिरानिकल रिजीम्स ऑफन टर्न विंडिक्टिव अगेंस्ट डिसिडेंट्स। जो टिरानिकल रिजीम्स होते हैं, टिरानिकल मतलब टायरेंट से भरपूर, यानी कि तानाशाही। तो तानाशाही प्रशासन जो होते हैं अक्सर बदले की भावना से भरे होते हैं, विंडिक्टिव होते हैं। और किसके खिलाफ? डिसिडेंट्स के खिलाफ। डिसिडेंट मतलब ऐसा आदमी जो सरकार से असहमत हो जाए, जो सरकार से डिसएग्री करने की कोशिश करे, डिसिडेंट। चलिए 7 वर्ड हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि सरकार जो है ना, करंट रिजीम नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो है इनके पीछे पड़ा है, इनको टारगेट कर रहा है। और ये कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं नॉलेज बेस्ड? जो कि सरकार को सलाह देते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं कंट्री में। देखो सरकार हर चीज़ का एक्सपर्ट तो अपने पास नहीं रख सकती है, कहाँ से लेकर के आए, है ना। तो ये नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन का काम होता है अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट को लाना, उनसे थॉट एक्सपेरिमेंट करवाना, और फिर देश की करंट जो पॉलिसी है उसको सुधारने के लिए सरकार को सजेशन देना, सरकार को बताना कि आप गरीबी को कैसे हटा सकते हैं, कौन सी स्कीम ला सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, पड़ोसी कंट्रियों से रिलेशंस कैसे अच्छे बना सकते हैं, एग्रेसिव कंट्रीज़ को कैसे जवाब दे सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशंस का लोगों को और सरकार को। लेकिन करंट गवर्नमेंट क्या है, इन इंस्टीट्यूशंस की कोई भी क्रिटिसिज्म आता है ना सरकार का, उसको झेल नहीं पाती है, और अल्टीमेटली बहुत जल्दी अपनी टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस करके इनके ऊपर हमला कर देती है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी सालों से इंडिया की भलाई वेलफेयर के लिए इंडिया में काम कर रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने इस पर FCRA लाइसेंस इसका कैंसिल करके इनकम टैक्स की रेट डाल दी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं हम ग्लोबल पावर बनेंगे, हमें टेक्नोलॉजी दो, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, हमारे पास फॉरेन कैपिटल आए, दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। दूसरा, आप लिबरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, थिंक टैंक्स जो हैं, उनको आप क्या करते हो? बैन कर देते हो। तो ये जो आपका काम है ना, ये पैराडॉक्सिकल है। आप अपने आप को ग्लोबल बनाना चाहते हो लेकिन ग्लोबल आइडियाज़ को एम्ब्रेस करना नहीं चाहते हो। तो ये जो एक्सट्रीम राइट विंग आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आज की यही समरी है। सरकार के लिए सजेस्टिंग टोन है, साथ ही क्रिटिसाइजिंग टोन है, और एक और टोन है आज की पैराडॉक्सिकल, जिसमें उपहास उड़ाया जाता है, सैटारिकल या पैराडॉक्सिकल। तो इस तरह की टोन, 3 तरह की टोन में आर्टिकल लिखा हुआ है। चलिए अब आर्टिकल को कर लेते हैं शुरू। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और FCRA लाइसेंस of the country's premier think tank, the Center for Policy Research or CPR is bad in optics and substance। अच्छा सेंटेंस है। कह रहे जो फैसला है, डिसीजन है, और किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का। और क्या करने का भाई? फैसला है सस्पेंड कर देने का, निलंबित कर देने का FCRA लाइसेंस को। ये क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर मिला हुआ लाइसेंस, जिसमें किसी इंस्टीट्यूशन को फॉरेन से मिलती है फंडिंग, दान मिलता है, चंदा मिलता है। कह रहे ये लाइसेंस इसका जो है सस्पेंड कर देने का। और किसका? कंट्री के सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा नामी गिरामी प्रीमियर थिंक टैंक का। थिंक टैंक मतलब अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो थिंक करते हैं, जो सोच करके बताते हैं सब चीज़ों को। कह रहे ये जो डिसीजन है ना, और ये थिंक टैंक का नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, या जिसको CPR भी बोलते हैं। कह रहे ये डिसीजन अपने आप में बुरा है, इज़ बैड। और कैसे बुरा है भाई? किस किस चीज़ में बुरा है? 2 चीज़ों में बुरा है, एक तो ऑप्टिक्स में और एक सब्सटेंस में। दोनों चीज़ें क्या है? सब्सटेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंटेंट। किसी भी चीज़ में सब्सटेंस का मतलब होता है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, उस चीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, रियल है जो। ऑप्टिक्स का मतलब होता है परसेप्शन या साइट, नज़ारा। तो ये डिसीजन जो है ना, ये वैसे भी बुरा है सब्सटेंस में, रियलिटी के अंदर भी बुरा है, इसके अंदर जो डिसीजन के अंदर मैसेज है वो वैसे भी बुरा है। दूसरा, ये ऑप्टिक्स में भी बुरा है, नज़ारे में बुरा है, परसेप्शन में भी बुरा है। सरकार का ये डिसीजन ना केवल वास्तव में बुराई करेगा, बल्कि देखने में भी बुरा लगता है ना, देख करके भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा।
डिसीजन की वर्ब है इज, ऑप्टिक सब्सटेंस मैंने आपको बता दिया, रियल मैसेज इज सब्सटेंस, रियल कंटेंट इज सब्सटेंस, ऑप्टिक्स का मतलब है परसेप्शन या सोच या नज़ारा। चलिए थिंक टैंक आपको बता दिया है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो सारा दिन बैठ करके सोचते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वो कहलाते हैं थिंक टैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रीजन दैट आर बीइंग साइटेड बाय द अथॉरिटीज इंक्लूड लैप्सेस इन द इनकम टैक्स पेपर वर्क ऑफ CPR स्टाफ, lack of due process in the accounting process, and diversion of funds to publication of books, which the authorities allege is not part of the CPR's objectives। अब देखो हमला भी किया है, इस पर टारगेट किया है, तो कैसे किया है, किस बहाने किया है। कह रहा है जी जो बहाने हैं, जो रीजंस हैं, जो कारण बताए गए हैं, दैट आर बीइंग साइटेड, जिनको साइट किया जा रहा है, जिनको हवाला दिया जा रहा है, और किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। कह रहे हैं उन बहानों में शामिल है, रीजंस इंक्लूड, अच्छा क्या क्या शामिल है भाई, उसमें शामिल है लैप्सेस यानी कि फेलियर, चूक, और किसमें, इनकम टैक्स के पेपर वर्क में, और किसके द्वारा, ये है CPR के स्टाफ का। तो CPR में जो काम करते हैं, वो जो लोग सैलरी लेते हैं, उनके खुद के जो इनकम टैक्स अकाउंट है ना, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसमें कुछ खामियां पाई गई होंगी। तो एक रीजन तो सरकार ने ये बताया कि इसलिए हमने CPR को ही हमला कर दिया। दूसरा, इन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, उस प्रोसेस को जो ड्यू है, जो सही है, जो पेंडिंग है, जो होनी चाहिए, किसमें, अकाउंटिंग की प्रोसेस में। CPR की अकाउंटिंग खराब है। और तीसरा, इन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया है, फंड्स को दूसरी जगह मोड़ा है, और कहाँ किस तरफ मोड़ा है, बुक्स को पब्लिकेशन करने की तरफ, बुक्स को छापने की तरफ। कह रहे विच, जो कि अथॉरिटीज़ अलज करती हैं, प्रशासन जो है आरोप लगाता है कि नहीं है एक हिस्सा, एक पार्ट CPR के ऑब्जेक्टिव्स का। तो इन तीनों बहानों को दिया है सरकार ने कि CPR के स्टाफ की इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पाई है, CPR की खुद की अकाउंटिंग प्रोसेस हमें सही नहीं लग रही, जैसे वो अकाउंटिंग करता है। दूसरा, CPR जो है फंड्स को डाइवर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ले जा रहा है, और वो कौन सी तरफ है, किताबों को छापने की तरफ, और जिसकी परमिशन CPR को नहीं मिली हुई। CPR के ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं लिखा हुआ कि CPR किताबें छाप सकता है। चलिए रीजंस की वर्ब है इंक्लूड, दैट की वर्ब है आर बीइंग साइटेड, दैट आया रीजंस के लिए, साइट करना, हवाला देना। लैप्स का मतलब होता है चूक, केयरलेसनेस, फेलियर, मिस्टेक, है ना, आपकी गलतियाँ। विच आया है डाइवर्जन ऑफ फंड्स के लिए, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स के लिए, या पब्लिकेशन ऑफ बुक्स के लिए भी रख सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ बुक्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPR's ऑब्जेक्टिव। तो विच जो आया ना इसके लिए, इसकी वर्ब हो गई, विच की वर्ब होगी इज, अथॉरिटीज़ की वर्ब है अलेज। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना किसी चीज़ के ऊपर, एलिगेशंस लगाना, ठीक है, एलिगेशंस, चार्ज लगाना। डाइवर्जन आप जानते हैं, कहीं किसी जगह को मोड़ देना, किसी चीज़ को दूसरी तरफ ले जाना, डाइवर्ट कर देना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया सरकार ने। कह रहा है जी एन ईगरनेस टू ड्रैग द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इनटू अ क्वैगमायर ऑफ लीगल प्रोसेसेस इज रिट लार्ज ओवर दिस एक्सरसाइज। कह रहा है एक जो ईगरनेस है ना, एक जो उतावलापन है, एक जो पैशन या झील है, जो बहुत इंटरेस्ट है, और क्या करने का भाई, घसीट लेने का बड़े बड़े नामे गिरामी इंस्टीट्यूशंस को, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को, और किसमें, एक दलदल में, क्वैगमायर में, और दलदल का है लीगल प्रोसेसेस का, कानूनी कार्रवाई का। कह रहा है ये जो उत्साह है सरकार का, ये जो उतावलापन है, ये रिट लार्ज है। रिट यहाँ पे बताता है रिटन को, रिटन की शॉर्ट फॉर्म है रिट, पुरानी फॉर्म है रिट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो ईगरनेस है, ये रिट लार्ज है, ये लिखी हुई है बड़े बड़े अक्षरों में, रिट लार्ज, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में। और किसके ऊपर, इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर, इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। आगे बात समझ में। तो कितने भी बहाने सरकार दे ले, CPR ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और सरकार का ये उतावलापन इन सभी इंस्टीट्यूशंस को बंद करवाने का, ताला लगवाने का, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखता है इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर। ईगरनेस की वर्ब है इस, रिट यहाँ पे वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं इसको। वर्ब बनाएंगे तो पैसिव वर्ब बनेगी, एडजेक्टिव बनेगा तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। प्रेस्टीजियस मतलब जो फुल ऑफ प्रेस्टीज हो, रेप्यूटेबल हो, ऑनर्ड हो, रिस्पेक्टेड हो, जो दुनिया भर में अपने नाम से जाना जाता हो। चलिए और आगे क्या करें। कह रहे द CPR हैज़ बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड इन्हांसिंग स्टेट कैपेसिटी अमंग अदर थिंग्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट्स एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कह रहे जो CPR नाम की नामी गिरामी संस्था है, ये वर्क करती आ रही है, काम करती आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और किस चीज़ पे भाई, 2-3 चीज़ों पे ऑन लगा के बता रहा है। पहली चीज़ है इम्प्रूव करना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, हमारे प्रशासन को, प्रशासन की खामियां बताते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो चीज़ों को, और आप अच्छे तरीके से करो ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। एक तो है इसका काम ये।
और दूसरा एनहांस करना स्टेट कैपेसिटी को। और ये जो चीज़ है ना, कई चीज़ों में से एक है, दो ही चीज़ें नहीं है, और भी कई काम करती है अमंग अदर थिंग्स। स्टेट कैपेसिटी क्या होता है? प्रशासन की लोगों को सेवाएं देने की जो कैपेसिटी है वो है स्टेट कैपेसिटी। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, काम करवाना, पब्लिक वर्क्स करवाना, ये स्टेट कैपेसिटी के पार्ट है। और स्टेट कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे प्रशासन में एक्सपर्ट लोग आते हैं वो स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों काम सीपीआर करता है ना, उनको अच्छे तरीके से सलाहें देता है कि कैसे आप और अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। और ये सारा काम कैसे करता है? ये करता है जी कोलैबोरेशन में मिल करके सरकारों के साथ, जो है स्टेट या जो है सेंटर की, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। सीपीआर सब्जेक्ट है आपका हैज़ बीन वर्किंग, इसकी वर्ब है। गवर्नेंस मतलब प्रशासन, इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है जॉइंट एक्शन, टीम वर्क, सिनर्जी, किसी के साथ मिलकर कोई काम को किया जाए तो कोलैबोरेशन कहलाता है। और क्या हुआ? कह रहे जी देयर आर मैनी एडवोकेसी एंड कैंपेन ग्रुप्स दैट हैव बीन फेसिंग द wrath of the government in the recent past, but the action against the CPR lowers the bar of tolerance for the political establishment to an abysmal level। कह रहे जी बहुत सारे एडवोकेसी और कैंपेन ग्रुप्स रहे हैं, छोटे मोटे, ठीक है। एडवोकेसी मतलब जो एडवोकेसी करें किसी चीज़ की, कैंपेन मतलब अभियान चलाएं। कह रहे जी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एनजीओ रहे हैं, एडवोकेसी और कैंपेन ग्रुप्स रहे हैं, देर आर, कह रहे जो कि फेस कर रहे हैं, जो कि सामना कर रहे हैं एक्सट्रीम एंगर का, रैथ का, गुस्से का, हमारी सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के। और कब करते आ रहे हैं? रीसेंट पास्ट में, हाल में बीते हुए कल में। तो कह रहे जी बहुत सारे हैं सीपीआर जैसे, कोई बात नहीं है, बड़ी है। कह रहे लेकिन हुआ ये, जो एक्शन लिया गया है सीपीआर के खिलाफ, ये लोअर कर देता है उस बार को, ये नीचे ले आता है उस दहलीज को, जो है टॉलरेंस की, सहिष्णुता की, है ना, चीज़ों को सहने की। और किसके लिए? हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, राजनीतिक प्रशासन के लिए। और कहाँ पे नीचे ले आता है? एक अबिस्मल लेवल तक, एक ऐसे लेवल तक जिसका कोई पैदा ही नहीं है, बहुत ही पुअर लेवल तक, बहुत ही टेरिबल लेवल तक। तो कह रहे हैं ये पहले भी हो चुका है सीपीआर की तरह, तो इस पे तो हमने देखा है, इसको हमने सह भी लिया कि सरकार करती है ऐसे काम, हमें पता है इस सरकार की ये जो है खूबियाँ हैं। लेकिन जो ये सीपीआर के खिलाफ किया है ना, सीपीआर जैसे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किया है, ये अब सरकार के लेवल को बहुत नीचे ले आया है। सरकार का लेवल अब इसने बहुत पुअर कर दिया है इन मामलों के अंदर। एडवोकेसी और कैंपेन ग्रुप्स दोनों की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है हैव बीन फेसिंग, दैट आए इन दोनों ग्रुप्स के लिए, एडवोकेसी कैंपेन ग्रुप्स के लिए, है ना। अच्छा, दैट की वर्ब होगी हैव बीन फेसिंग। wrath का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, इसके लिए एक वर्ड है फ्यूरी, फ्यूरी है ना, एक्सट्रीम एंगर। एक्शन की वर्ब है लोअर्स, है ना, लोअर्स। लोअर द बार मतलब दहलीज को नीचे लाना, दहलीज आप समझते हैं ना किसी भी चीज़ की। टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, चीज़ों को सहने की ताकत। एबिस्मल लेवल मतलब वेरी पुअर लेवल, ऐसा लेवल जिसका कोई निचला स्तर ही नहीं है, बस जो गिरे से भी गिरा कहलाता है एबिस्मल लेवल, ठीक है। करे जी दिस बिट्रेज एन इनएक्सप्लिकेबल हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स नॉलेज क्रिएशन ऑफ ऑल काइंड्स। कह रहे ये जो एक्शन आया है ये बिट्रे करता है। बिट्रे वर्ड के अब दो मीनिंग्स हैं, करवा चुके हैं आपको। एक तो किसी को धोखा देना, किसी के लिए डिसलॉयल होना, दूसरा अपने इरादों को गलती से बता बैठना ना चाहते हुए। कह रहे जी ये जो ऊपर काम हुआ है ना, ये गलती से बता बैठता है, बिट्रे करता है एक ऐसी हॉस्टिलिटी को, एक ऐसी नफरत को, और किसके खिलाफ? नॉलेज क्रिएशन के खिलाफ, किसी भी तरह के ऑल काइंड्स के, जो इनएक्सप्लिकेबल है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता। आगे बात समझ में? तो सरकार नॉलेज क्रिएशन के खिलाफ है। सरकार कहती है कि हम जो बता रहे हैं ना वही नॉलेज है, आप कोई सरकारी, नॉन सरकारी, है ना, प्राइवेट सेक्टर की संस्था सरकार को मत बताओ कि हम क्या सही और क्या गलत करते हैं, है ना। एक एरोगेंस की फीलिंग आपको सरकार से यहाँ बिट्रे हो रही है। दिस की वर्ब है बिट्रेस। सब कुछ समझ में आ रहा है ना, हर चीज़, हर वर्ड, हर सेंटेंस, उसके पीछे का मीनिंग। दिस की वर्ब है बिट्रेस। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जो एक्सप्लेन ना किया जा सके। चलिए अब ये जो वन वर्ड्स हैं अपने पास चार हैं, चारों को एक साथ आपको करवाता हूँ, दिमाग में बैठ भी जाते हैं और याद करना भी आसान होता है। जो एक्सप्लेन ना किया जा सके या जिसको समझा ना जा सके वो होती है इनएक्सप्लिकेबल। अब देखो तीन वन वर्ड्स हो रहे हैं, फटाफट इनको निकाल के बताओ, दिमाग में से निकालना है ना, कर तो चुके हो आप इनको। समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एंड समथिंग दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। मैं 5-7 सेकंड वेट करूंगा, सोचो, जिनको याद हो कमेंट्स में डालना, फिर मैं इनको करवा रहा हूँ, मैच हो जाएगा आपका। चलो डालना कमेंट्स में जिनको आता है। जिस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते इसके लिए दो अपने पास वन वर्ड्स हैं, लिख देता हूँ आपके सामने। अनडिनाइबल, एक सेकंड, है ना, अनडिनाइबल, डिनाइबल, और दूसरा है इररेफ्यूटेबल।
जिसको रेफ्यूट ना किया जा सके। रेफ्यूट का मतलब भी होता है डिनाई करना, मना कर देना किसी चीज़ को, है ना। और भी है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, वो भी इसका सिनोनिम है करना चाहो तो। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना हो, जिसको आप डिनाई कर ही ना पाए। और समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दैट इज क्या बोलेंगे इसको, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल, है ना, जिसको रिवर्स ही ना किया जा सके। हो गया जो हो गया, दूध का दही बन गया तो बन गया, अब फिर से दही का दूध नहीं बनेगा। और जो डिलीट ना किया जा सके तो इसको बोलते हैं जी इनडेलिबल, ठीक है, इनडेलिबल। याद रहेंगे चारों, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा इसका, यही वन वर्ड्स हैं एग्जाम्स में देखते हो बार बार। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। और कह रहे द FCRA इज़ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट foreign vested interests are not unduly influencing the domestic politics of India, but sweeping application of the law in a manner that clearly disables the non-governmental sector suggests a thoughtless approach। लंबा सेंटेंस है। कह रहे जो FCRA एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें बाहर से आने वाले फंड्स के ऊपर नकेल कसी जाती है। कह रहा है ये FCRA एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेट करने का एक तरीका है। और किस चीज़ के लिए ये मैकेनिज्म है? इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि फॉरेन के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, फॉरेन के जो छुपे हुए स्वार्थ हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा या एक्सेसिवली प्रभावित नहीं कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, भारत की घरेलू राजनीति को। तो FCRA इसीलिए बनाया गया कि बाहर से कोई पैसा भेज करके कंट्री में सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कोई गलत काम ना करवा सके। कह रहे लेकिन स्वीपिंग एप्लीकेशन जो है ना, स्वीपिंग का मतलब होता है जनरलाइज्ड। आप रोज़ सुबह शाम FCRA को लगा देते हो, जिस भी एजेंसी से आपका झगड़ा होता है, जिस भी एजेंसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती, FCRA लगा के एक टीम उसके पास भेज देते हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। कह रहा है ये जो बार बार की जो एप्लीकेशन है जनरल तौर पे, कह रहा है इस लॉ की, FCRA की, एक ऐसे तरीके में, एक ऐसे मैनर में जो साफ साफ पंगु बनाता है, अपाइज बनाता है, डिसेबल करता है NGO सेक्टर को, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर को। कह रहे ये एप्लीकेशन, ये जो इसका समझ गए उपयोग है, वो सजेस्ट करता है एक थॉटलेस अप्रोच को। ऐसी अप्रोच जिसमें बिल्कुल भी सोचा समझा कुछ भी नहीं है, एकदम इम्पल्सिव अप्रोच है, मन में आया लगा दिया। और ये वही अप्रोच है जो बॉर्डर ऑन करती है, जो दहलीज पे पहुंच चुकी है, बॉर्डर पे आ चुकी है, विंडिक्टिवनेस के, वेंडिटा की भावना के, नफरत भरी या बदले की भावना पे। आगे बात समझ में। इंटरेस्ट की वर्ब है आर इन्फ्लुएंसिंग, FCRA की वर्ब है इज। वेस्टेड, हिडन, लेटेंट, अल्टीरियर, छुपे हुए इंटरेस्ट कहलाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। एप्लीकेशन की वर्ब है सजेस्ट, एप्लीकेशन सजेस्ट। दैट की वर्ब है डिसेबल्स। दैट आया है मैनर के लिए, वो मैनर जो डिसेबल करता है, वो तरीका जो अपाहिज बनाता है। बॉर्डर ऑन करना मतलब किसी चीज़ के बॉर्डर तक, दहलीज तक पहुंच जाना। हर बिहेवियर बॉर्डर्स ऑन मैडनेस, उसका जो बिहेवियर है वो दहलीज पे आ गया है पागलपन की। ऑन द वर्ज ऑफ मैडनेस है या बॉर्डरिंग ऑन बैडनेस है ना, बॉर्डर पे आ जाता है। विंडिक्टिवनेस आप देख चुके हैं, रिवेंजफुलनेस, अवेंजिंग, रिटेलिएटरी, है ना, हर चीज़ विंडिक्टिवनेस है जिसमें आप में बदले की भावना रखी हुई है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। अब इस सबसे अपने को नुकसान क्या होगा लॉन्ग टर्म में, ऐसे थिंक टैंक्स को अगर अपने डिसेबल करके अपाइज बनाएंगे तो। कह रहे जी इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविसेजेस academic exchanges and cooperation between Indian and global institutions to raise the standard of higher education and research in the country। कह रहे भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एनविसेज करती है, परिकल्पना करती है, विजुलाइज करती है एकेडमिक एक्सचेंजेस को और कोऑपरेशन को। कोऑपरेशन आप समझते हैं सहयोग, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, एकेडमिक मतलब जो एकेडमी से रिलेटेड हो, जो नॉलेज से रिलेटेड हो, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। तो ये पॉलिसी जो है इस चीज़ को विजुलाइज करती है कि हम ज्ञान को कोऑपरेट करेंगे और आदान प्रदान करेंगे, और किस किस के बीच, इंडियन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और क्यों करेंगे भाई ये सब काम? ये इसलिए करेंगे ताकि रेज कर सकें, ऊपर ला सकें स्टैंडर्ड को, उस दर्जे को जो है हायर एजुकेशन और रिसर्च का भारत में, हमारे देश में। तो IIT जैसे बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया भर में जो मशहूर हैं, रिसर्च के नाम पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हायर एजुकेशन तो अच्छी है लेकिन रिसर्च नहीं हो पा रही इनमें। तो रिसर्च और हायर एजुकेशन के लेवल को ऊपर लाने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कोऑपरेट करना है और एक्सचेंज करना है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसकी वर्ब है एनविसेजेस। सब्जेक्ट बनेगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो पूरे को सब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, राइट। चलिए, एनविसेज करना, परिकल्पना, विजुलाइज, इमेजिन या एनविजन करना।
कह रहा है इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है इंडिया ये भी चाहता है कि वो इमर्ज करे, उभर करके आए एक सेंटर के तौर पे, एक केंद्र के तौर पे जो है तकनीकी एक्सीलेंस का, तकनीकी महारत का और मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये भी तो इंडिया चाहता है। इंडिया की वर्ब है वॉन्ट्स। इमर्ज एज, अपीयर एज, एमिनेट एज, किसी भी चीज़ की तरह उभर करके आना, है ना, इमर्ज एज। कह रहे रिसेंटली 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस देयर प्लान्स टू हैव कैंपसेस इन इंडिया। कह रहे हाल ही में 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की अनाउंस कर दिया अपने प्लान्स को कैंपस लगाने का इंडिया के अंदर। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने खुद के कैंपस खोल के काम करेंगी। यूनिवर्सिटीज़ की वर्ब है अनाउंस्ड। कह रहे जी हाउएवर इंडियाज़ ग्लोबल एम्बिशंस आर क्लैशिंग with the insecure and reactionary state actions such as the restrictions on the CPR। कह रहे लेकिन भारत के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, जो वैश्विक ख्वाहिशें हैं, कह रहे ये क्लैश विद कर रही हैं, ये झगड़ा कर रही हैं, ये बिल्कुल उल्टी जा रही हैं उन सभी चीज़ों के जो हैं इनसिक्योर और रिएक्शनरी स्टेट एक्शंस। एक तो इनसिक्योर है, दूसरा स्टेट के ऐसे एक्शंस जो रिएक्शनरी हैं, जो रिएक्शन से भरे हुए हैं, जो थॉटलेस हैं। रिएक्शनरी को आप एक्सट्रीम राइट विंगर भी बोलते हैं, कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। कह रहे ये जो चीज़ें हैं ना, एम्बिशंस, ये क्लैश विद कर रहे हैं सरकार के कंजर्वेटिव एक्शंस के साथ में, जैसा कि पाबंदियों वाला एक्शन अभी किया गया है CPR के ऊपर। एक तरफ दुनिया भर से चीज़ों को बुलाना है और दूसरी तरफ घर के इंस्टीट्यूशन जो हैं CPR जैसे प्रेस्टीजियस, उनको इज्जत नहीं देनी है। तो बाहर के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में किस भरोसे आएंगे। एम्बिशंस की वर्ब है आर क्लैशिंग विद। रिएक्शनरी आप समझ गए हैं, जो रिएक्शन से भरपूर हो, जो सोचा समझा ना हो, या फिर जो एक्सट्रीम राइट विंगर हो, कंजर्वेटिव हो। चलिए, करेक्ट कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड रिक्वायर्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल एंड फंड्स इन बोथ डायरेक्शंस। कह रहे जी जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन मतलब मिला जुला सहयोग, और किसके साथ में, दुनिया के साथ में। कह रहे इसको ज़रूरत होती है, रिक्वायर करता है ये फ्लो को, यानी बहाव को। और किस चीज़ के, एक तो सूचनाओं के, इंफॉर्मेशन के, दूसरा पर्सनल के यानी काम करने वाले लोगों के, और तीसरा फंड्स के। और कहाँ पे, दोनों ही डायरेक्शन में, इन बोथ डायरेक्शंस। अगर आपको कोलैबोरेशन करना है ना, तो सूचना का आदान प्रदान होगा, आप यहाँ से देंगे, वहाँ से मंगवाएंगे। पर्सनल मतलब स्टाफ, है ना, यहाँ से लोग जाएंगे, प्रोफेसर्स, है ना, एक्सपर्ट्स, वहाँ से एक्सपर्ट्स इधर आएंगे। और तीसरा फंड्स भी आएंगे जाएंगे, पैसा भी, कि पैसे का भी लेन देन होगा। तो कह रहे ये जो चीज़ें ना, इन तीनों चीज़ों को रिक्वायर करती हैं, पर्सनल, फंड और इंफॉर्मेशन के जो है म्यूचुअल एक्सचेंज को। कोलैबोरेशन की वर्ब रिक्वायर्स। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। इंफॉर्मेशंस ऐसा कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हों, आप उसको बिना इसके इंफॉर्मेशन ही लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, अभी मैं आपको करवा देता हूँ। पर्सनल नाम के वर्ड को देख लेना, 2 वर्ड्स इंग्लिश में, एक पर्सनल एक पर्सनल, बोला जाता है दोनों को पर्सनल। पहले वाले में डबल एन और EL लगा हुआ है, दूसरे वाले में सिंगल N और AL लगा हुआ है। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, और इस पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट या निजी। आ रही बात समझ में, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं ये। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग हैं तो 20 पर्सनल का स्टाफ है आपके पास, और अगर आपका कोई निजी मामला है तो वो आपका पर्सनल मैटर है। तो ये दोनों वर्ड्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये इन्फॉर्मेशन वाला आपको फटाफट दिखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो आपको देखने में लगते हैं कि काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, क्लॉथ, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर, ज्वेलरी, एविडेंस, फर्नीचर या प्रॉपर्टी, जिसको आप ऑन करते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को आप कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं करेंगे। और प्लूरल में अगर यूज़ करना हो तो उसकी ट्रिक है इन वर्ड्स को यूज़ करने की। जैसे दे हैव बॉट 3 फर्नीचर्स फॉर देयर न्यू होम। उन्होंने ख़रीदा है 3 फर्नीचर्स को अपने नए घर के लिए। फर्नीचर्स गलत वर्ड है, अगर 3 भी हैं तो भी आप फर्नीचर ही लिखेंगे। लेकिन दिक्कत हो गई, फर्नीचर अनकाउंटेबल है और उसके आगे 3 लिख दिया। तो तरीका क्या है, या तो निकाल दो इस 3 को, और अगर 3 रखना ही है तो फिर इसके आगे लगा दो पीसीज ऑफ। ठीक है, 3 पीसीज ऑफ। वैसे ही सेवरल रिसर्चर्स पॉइंट टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन यूक्रेन। बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं पॉइंट कर रहे हैं, रिसर्चेज जो हैं पॉइंट कर रही हैं ह्यूमन राइट वायलेशन पे यूक्रेन के अंदर।
रिसर्च एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल नहीं है। रिसर्चिस गलत वर्ड है, इसको ES ने यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब रिसर्चिस बहुत सारी तो हैं ही, सेवरल आपने लगाई दी है, या तो यहाँ पे निकाल दो रिसर्च कोई, सेवरल को, या लिख दो रिसर्च पॉइंट टू ह्यूमन राइट वायलेशन। लेकिन अगर आपकी जिद है सेवरल आपको लगाना ही है, तो उस केस में क्या लिखूंगा मैं, सेवरल पीसीस या प्रोजेक्ट्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के लिए पीसीज और प्रोजेक्ट दोनों यूज होता है। अब फिर तीसरा देख लो, 3 ब्रेड्स विद बटर मेक माई ब्रेकफास्ट। 3 ब्रेड जो हैं बटर के साथ में मेरे ब्रेकफास्ट को, मेरे नाश्ते को मेक करती हैं, इनसे मेरा नाश्ता मिलके बना है। ब्रेड एक अनकाउंटेबल वर्ड है, ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता, ब्रेड एक मटेरियल है। काउंट जो आप करते हैं वो ब्रेड का टुकड़ा होता है। तो 3 पीसीज ऑफ या लॉफ्स ऑफ या स्लाइसिस ऑफ, ठीक है, ब्रेड्स का एस निकाल देना है। समझ पा रहे हो ना? सबसे पहले तो इनका प्लूरल वाला जो फॉर्मूला है वो निकाल दो, पीछे का एस निकाल दो, फिर अगर इनको गिनना है तो पीसीज लिख दो, है ना। ब्रेड के लिए आपने एक सही वर्ड यूज़ कर दिया, लॉफ। ब्रेड का टुकड़ा होता है लॉफ, या फिर एक उसको बोलते हैं अपने स्लाइस। तो ब्रेड के साथ में लॉफ या स्लाइस नाम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्राइजिंग एन बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्राइज करता है, मिल करके बना है एक बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके काम आते हैं, कैलेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंटरनेट के लिए ब्राउज़र है ना। सॉफ्टवेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, पीछे का एस आपको निकालना पड़ेगा। बंच यहाँ पे लगा हुआ है, आराम से वर्ड जो है बंच के साथ में प्लूरल बन जाएगा, अ बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। कई सारे सॉफ्टवेयर है, उनका बंच बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए, कॉन्सेप्ट आज आपको अप्लाई करना है अपने क्विज में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च जो है सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल दीज 4 नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स आर पार्ट ऑफ द रूल एवरीवेयर एंड आर एक्सेप्टेबल। कह रहा है रिस्ट्रिक्शंस जो है, पाबंदियाँ हैं इन सभी चीज़ों पे, ऑल दीज पे, और किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स के लिए, देश की सुरक्षा के कारणों के लिए। ये पार्ट है, ये हिस्सा है रूल का हर जगह। पार्ट ऑफ द रूल का मतलब है ऐसी चीज़ जो आम बात हो। एक होता है रूल, एक होती है एक्सेप्शन। रूल मतलब जो होता हो, है ना, एज ए रूल जो होता ही हो। एक्सेप्शन मतलब जो अपवाद हो। तो ये अपवाद का पार्ट नहीं है, ये अमूमन जो होता है उसका पार्ट है, पूरी दुनिया में, एवरीवेयर। और ये एक्सेप्टेबल है, इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस की 2 वर्ब है, रेस्ट्रिक्शंस आर एंड रेस्ट्रिक्शंस आर, है ना। दोनों वर्ब्स जो है आर बनी हुई हैं। कह रहे बट दीज आर टू बी एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली। कह रहे लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये एक्सरसाइज की जानी चाहिए, अप्लाई की जानी चाहिए स्पेरिंगली, यानी कि नॉट वेरी ऑफन। स्पेयर कर करके, है ना, कभी लगा दी कभी छोड़ दी, देख करके लगाना चाहिए किस तरह के इंस्टीट्यूशन पे कैसी रेस्ट्रिक्शंस लगाना सही होगा। तो स्पेरिंगली आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में इनको आप लगा सकते हैं। दीज की वर्ब है आर। कह रहे टू अज्यूम दैट इंडियन थिंकिंग शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम foreign ones while seeking international technology and capital inflow at the same time is a paradox। कह रहे जी अज्यूम कर लेना इस चीज़ को कि जो भारत की थिंकिंग है वो अलग थलग होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए, और किससे? फॉरेन वन से, फॉरेन वाले कंट्रीज से, है ना। कह रहे वाइल, और कब? जबकि सीख करते हुए, कोशिश करते हुए पाने की अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी को और बाहर से आने वाले पैसे को, कैपिटल इनफ्लो को, उसी वक्त पे एट द सेम टाइम। कह रहा है ये काम ही अपने आप में इज़ अ पैराडॉक्स, अपने आप में एक पजल है, एक मिस्ट्री है, एक अनोमली है, एक आयरनी है, एक उपहास है। आप कहते हो कि हमारे आइडियाज़ सबसे अच्छे हैं, हमें आइडियाज़ किसी और से नहीं चाहिए, हम अपने देश को कैसे चलाएंगे हमें अच्छे से पता है, लिबरलिज्म को लाने की ज़रूरत नहीं है, कंजर्वेटिव होकर रहेंगे, अपने हिसाब से चलता रहेगा। एक तरफ तो आप ये बोलते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि बाहर से ना टेक्नोलॉजी आ जाए, भले उनके आइडिया नहीं चाहिए, बाहर से पैसा आ जाए। तो दोनों चीज़ें जब आप एक ही वक्त पर चाहते हो ना, ये अपने आप में एक पैराडॉक्स बन जाता है। चलिए, टू अज्यूम, यहाँ पे इसकी वर्ब है इज़, है ना। अज्यूम, ये जो आपका इन्फिनेटिव बना हुआ है, इसकी वर्ब है इज़। जीरंड और इन्फिनेटिव जब भी सब्जेक्ट बनते हैं सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। इंडियन थिंकिंग की वर्ब है शुड बी इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब होता है अलग थलग होना, सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड होना। जब भी किसी से आप अलग थलग होते हैं तो आप उसके लिए फ्रॉम नाम की प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। एक और वर्ड है इंसुलेट के लिए, अलूफ। लिख देता हूँ मैं यहाँ, अलूफ, ठीक है, एकदम कटा हुआ होना, अलग थलग सा, अलूफ। चलिए, आगे कह रहा है जी, एट एनी रेट फॉर ए कंट्री ग्रोइंग एज फास्ट एज इंडिया, अ मैसिव एक्सपेंशन इन कैपेसिटी फॉर रिसर्च
इज़ द नीड ऑफ द आर। कह रहा है जी कुछ भी कह लो एट एनी रेट। एट एनी रेट एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब है किसी भी तरीके से, कैसे भी मान लो, कैसे भी कह लो। कह रहा है जी कुछ भी कह लो एक कंट्री के लिए जो ग्रो कर रही है जितना फास्ट जितना कि इंडिया कर रही है, अ कंट्री ग्रोइंग एज फास्ट एज इंडिया। जो मैसिव एक्सपांशन है, जो बहुत बड़ा फैलाव है हमारी रिसर्च की कैपेसिटी में, वो है नीड ऑफ द आर, इस घंटे की ज़रूरत। नीड ऑफ द आर का मतलब है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़, मोस्ट डोमिनेट या नेसेसरी नीड ऑफ द प्रेजेंट, है ना। तो भारत की तरह तेज़ी से विकासशील देशों के लिए रिसर्च की कैपेसिटी में एक्सपेंशन जो है सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकता है। एक्सपेंशन की वो है इस करे अलॉन्ग विद पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट एंड फिलेंथ्रोपिक फंडिंग आर एसेंशियल फॉर इंडिया टू कंटिन्यूसली एक्सपैंड इट्स नॉलेज होराइजन्स इन ऑल फील्ड्स। कह रहे साथ ही साथ पब्लिक फंडिंग के, अलॉन्ग विद पब्लिक फंडिंग के, प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक फंडिंग जो है, प्राइवेट आप समझते हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, फिलेंथ्रोपिक मतलब दान चंदे वाली, ह्यूमैनिटेरियन, अल्ट्रुइस्टिक। कह रहे ये वाली फंडिंग भी जो है ना सरकार की फंडिंग के साथ, पब्लिक फंडिंग के साथ, ये ज़रूरी है भारत के लिए कि ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर सके अपनी नॉलेज के होराइजन को, अपने ज्ञान के क्षितिज को, सभी फील्ड्स में, इन ऑल फील्ड्स। तो सरकारी पैसे से काम नहीं चलेगा, बाहर से फंडिंग, अंदर से फंडिंग, हर तरफ से फंडिंग और भी ज़रूरी हो सकती है। फंडिंग की वर्ब है आर, फिलेंथ्रोपिक मतलब दान चंदे वाली, ह्यूमैनिटेरियन, अल्ट्रुइस्टिक, होराइजन मतलब क्षितिज, है ना। कह द गवर्नमेंट शुड नॉट merely tolerate but facilitate the emergence of several more institutions such as the CPR। कह रहे सरकार को शुड ना केवल नॉट merely या नॉट ओनली टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए पेशेंस के साथ में, बल्कि बट ऑल्सो या बट फैसिलिटेट करना चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए, आसान बनाना चाहिए इमरजेंस को, उभर करके आने को, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस के जैसा कि CPR है। तो दोनों काम सरकार को करने चाहिए, दादागिरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके साथ में, बल्कि आपको तो फैसिलिटेट करना है कि ऐसे और इंस्टीट्यूशंस देश में बने। जितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी उतनी ही बेहतर और रिफाइंड मिलेगी आपको आने वाले दिनों में। गवर्नमेंट की दो वर्ब्स हैं, पहली है शुड टॉलरेट, दूसरी है शुड फैसिलिटेट। ये नॉट मेयरली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं। नॉट मेयरली और नॉट ओनली एक ही बात है, ओनली मेयरली एक ही बात है तो नॉट मेयरली या नॉट ओनली एक ही बात होगी। और बट ऑल्सो में से ऑल्सो को ओमिट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो ये बट जो लिखा हुआ है ये बट ऑल्सो ही है, ऑल्सो यहाँ पे हिडन है, ठीक है। दोनों जो है कंजंक्शन से, पेयर से, ये दोनों वर्ब जो आपस में मिली हुई हैं। टॉलरेट मतलब सहना, फैसिलिटेट मतलब किसी चीज़ को फैसिलिटी देना, आसान बनाना। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो एक्शन है सस्पेंड कर देने का FCRA लाइसेंस को सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के लिए या CPR के लिए, ये किस कैरेक्टरिस्टिक या ओरिएंटेशन को करंट रिजीम के हाल में जो प्रशासन है उसको रिवील करता है, और किस चीज़ को लेकर के, विद रिस्पेक्ट टू लेकर के नॉलेज बेस्ड जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, है ना। तो कौन सा एटीट्यूड बताता है सरकार का, ये जो CPR पे एक्शन आया है उस एटीट्यूड को आप क्या बोलेंगे, टिरैनी बताएंगे, विक्टिमहुड बताएंगे, रिटेलिएटरी बताएंगे या फैसिलिटेटिंग बताएंगे। चारों भारी भरकम वर्ड है लेकिन आसान है, एक बार कोशिश करो इसको। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, ठीक है। मीनिंग निकाल लो इनके, नहीं निकले तो डिक्शनरी से देख लो, आंसर आपको निकालना है। सेकंड में आपसे पूछा है जी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल कौन सा पॉलिसी पैराडॉक्स इंडिया फेस कर रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के को लेकर के, किस तरह के पॉलिसी पैराडॉक्स में हम फंसे हुए हैं। अब ये चार चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको आराम से आप पढ़ो टाइम दे करके। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, एवर्जन का मतलब होता है परहेज। इंडिया का झुकाव है कि हम रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे एडवांस टेक्नोलॉजी को, लेकिन फॉरेन कैपिटल को परस्यू करेंगे, फॉरेन कैपिटल को लाने की कोशिश करेंगे। क्या ये पैराडॉक्स है? या इंडिया का एवर्जन है, इंडिया का परहेज है नॉन इंडिजिनियस आइडियाज़ से, भारत के बाहर के विचारों से, लेकिन परस्यूट है एडवांस टेक्नोलॉजी का। या फिर इंडिया की फॉन्डनेस है नॉन इंडिजिनियस आइडियाज़ को लेकर के, फॉन्डनेस का मतलब होता है शौकीनीपन, है ना, और एवर्जन है, परहेज है एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के। या फिर इंडिया का परस्यूट है ग्लोबल टेक्नोलॉजी का और कैपिटल का, लेकिन एवर्जन है नॉन इंडिजिनियस आइडियाज़ का। थोड़े भारी भरकम वर्ड है लेकिन ईजिली हो जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ोगे, फोकस देना पड़ेगा इसमें, है ना। यहाँ पे परस्यूट की जगह लिख सकते हैं, या ऐसा करता हूँ, चलो, है ना, भी सही हो जाएगा, आप सही आंसर आप निकाल पाओगे। थर्ड में आपसे पूछा है ऐसी चीज़ जिसको समझा ना जा सकता हो, वन वर्ड बताना है आपको। मेरे ख्याल से सब लोग बता ही देंगे, इतना तो आप समझ ही चुके हो। चौथा एक फिलर है, फिलर में सही वर्ड को आपको यूज़ करना है। एनिग्मेटिक, क्वैगमायर, ईगर या वेस्टेड, बताओ चारों में से कौन सा वर्ड इस फिलर में डाला जाए। मीनिंग निकालो इसका, बहुत आसान है। पाँचवें में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इंप्रूवमेंट आपको मिल सकती है
यहाँ पे, ठीक है, इस फ्रेज में। अब देख लो इंप्रूवमेंट कहाँ मिल सकती है ना। 6वें से 8वें में 3 एरर्स आपको मिलेंगी। एरर मैं नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा मैं आपको वो तो आप देखते ही पकड़ लोगे, खुद से निकालो। तीन एरर इस सेंटेंस के अंदर रखी हुई हैं। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक कर लेना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।